शुगर के प्रोडक्ट से, मतलब केन जूस, सिरप, बी हैवी, सी हैवी, सभी तरह के प्रोडक्ट से एथेनॉल बनाने की मंजूरी सरकार ने दे दी है शुगर ईयर 25-26 के लिए। क्या इम्पैक्ट होगा? और साथ ही दूसरी बड़ी खबर जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर चल रही थी, उस पर एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी यहाँ पर खारिज किया गया है। इन दोनों खबरों का क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस्मा के डीजी दीपक बालानी साहब। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा होगा, जो एथेनॉल बनाने की मंजूरी इंडस्ट्री को मिली है सभी तरह के प्रोडक्ट से शुगर के, कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सर इसका? नमस्कार मृत्युंजय जी। पहली बात तो हमें इस बात की खुशी है कि सरकार ने इथेनॉल डाइवर्जन के लिए शुगर से अनरिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी को अलाउ कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि अगले साल का शुगर प्रोडक्शन काफी अच्छी होने की उम्मीद है, और जो हमारा पहला एस्टिमेट आया था उसके हिसाब से लगभग 350 लाख टन का एस्टिमेट है। तो कम से कम 50 लाख टन को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है अगर शुगर बैलेंस शीट में इक्विलिब्रियम लाना है और मिल्स की वायबिलिटी रखनी है। तो कम से कम 50 लाख टन को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है शुगर फीडस्टॉक से। ये भी बोलना बहुत आवश्यक है कि इसके साथ सरकार ने तो अभी अनरिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी को डाइवर्ट करने का अलाउ किया है, बट इसके साथ और भी जरूरी मुद्दा ये है कि जो 3 साल से जूस इथेनॉल का और बी हैवी इथेनॉल का जो प्राइस रिवाइज नहीं हुआ है वो अब सरकार को कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि लगभग 17% एफआरपी बढ़ गई है। तो अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारा 17% बढ़ गया है तो एंड प्रोडक्ट का भी जो कॉस्ट है उसको भी रिवाइज करना चाहिए। और कम से कम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से थोड़ा ऊपर रखें ताकि मिल्स की और डिस्टिलरीज की वायबिलिटी आ पाए, और अगले साल को जो हमें किसानों को पेमेंट करना है वो आराम से पेमेंट हो सके। अच्छा, तो सर आपने कहा कि 50 लाख टन का डाइवर्जन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शुगर का एथेनॉल में? बिल्कुल बिल्कुल, 50 लाख टन से लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 450 से लेके 500 करोड़ लीटर तक शुगर इंडस्ट्री दे सकती है अगले साल। तो अगर 50 लाख टन डाइवर्जन होता है शुगर का एथेनॉल में, तो उसके बाद हमारे पास पर्याप्त सप्लाई रहेगी सर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए? देखिए, अगर आप 350 लाख टन का लगभग हम प्रोडक्शन लेते हैं, जो कि ये बढ़ भी सकता है क्योंकि जो हमें न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं, बारिश काफी अभी भी अच्छी हो रही है कर्नाटक और महाराष्ट्र में, तो हो सकता है ये आगे भी जाए। बट अगर 350 लाख टन लेते भी हैं और अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन को भी देखा जाए और 50 लाख टन इथेनॉल आराम से डाइवर्ट हो सकता है, उसके बाद भी लगभग 20 लाख टन हमारे पास एडिशनल बचेगा जो कि एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन, इथेनॉल डाइवर्जन और एक्सपोर्ट, ये तीनों का एक सही इक्विलिब्रियम बनेगा तो एक प्राइस भी मेंटेन होगी और मिल्स की वायबिलिटी भी आएगी, फाइनेंशियल वायबिलिटी, और केन पेमेंट भी हो सकता है। एक चीज़ और, जब आपने कहा कि इससे एक फाइनेंशियल वायबिलिटी आएगी, केन पेमेंट भी होगा, तो इतना काफ़ी है आपके लिए या फिर आपको 50 लाख टन एथेनॉल डाइवर्जन के अलावा 20 लाख टन का एक्सपोर्ट भी चाहिए, या वहाँ पर कुछ अब कम भी होगा तो चलेगा काम? देखिए मृत्युंजय जी, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक बैलेंस के ऊपर टिका हुआ है। शुगर को, स्टॉक को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ के इस बार जो लगभग 295 लाख टन था, अगर ये लगभग 350 लाख टन हो रहा है और इस साल हमारा लगभग 34 लाख टन डाइवर्ट हुआ, अगले साल 50 लाख टन डाइवर्ट करेंगे, उसके बाद भी हमारे पास काफी सरप्लस रह जाएगा। अच्छा। और अगर बहुत ज्यादा सरप्लस रहेगा तो डोमेस्टिक मार्केट में रेट बहुत घट सकता है, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से काफी कम आ सकता है। अच्छा। तो एक शुगर के स्टॉक को मेंटेन करने के लिए इथेनॉल डाइवर्जन के साथ 20 लाख टन का एक्सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि डाइवर्जन भी 50 लाख टन का और 20 लाख टन का एक्सपोर्ट होगा तभी बात बनेगी। अगर 20 लाख टन एक्सपोर्ट अलाउ नहीं हुआ तो आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में दाम चीनी के घट सकते हैं, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल घट सकते हैं। और आपने देखा था पिछले दिसंबर में जब एक्सपोर्ट आने से पहले सिचुएशन क्या थी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लगभग 34 से 35 रुपए की चीनी आ गई थी, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से काफी कम थी। वो एक्सपोर्ट आने के बाद जब डोमेस्टिक मार्केट का रेट स्टेबल हुआ और केन पेमेंट आप देखेंगे लगभग 95% केन पेमेंट हुआ। ठीक बात है। अच्छा, लेकिन बलानी जी,
ये एक्सपोर्ट कब से चाहिए आपको? मतलब क्या सीज़न की शुरुआत में ही आप चाहते हैं कि अलाउ कर दें? या आपको लगता है कि थोड़ा रुक कर जब आपका दूसरा तीसरा एस्टीमेट आ जाए, एक बार तस्वीर शुगर प्रोडक्शन की कुछ और साफ हो जाए, तब इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए? क्या डिमांड है आपकी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शुगर प्रोडक्शन बहुत अच्छे होने की उम्मीद है। हम्म। ये सरकार को भी पता है, उनके पास भी जो केन कमिश्नर से और स्टेट से जो न्यूज़ आते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आता है, तो इसमें आपके सवाल का मैं ये आंसर करूंगा हम्म। कि 10 लाख टन अगर हमको शुरू में सीजन के शुरुआत में दे दिया जाए, हम्म। तो उससे ये होगा कि जो मिल्स अपने रॉ शुगर प्रोडक्शन की प्लानिंग है वो भी कर सकते हैं। हम्म। और उसके 1-2 महीने बाद जब क्रॉप क्रशिंग शुरू हो जाए और आपको सिचुएशन की अच्छी और जानकारी मिल जाए, तो 10 लाख टन और दिया जा सकता है। ओके। तो इसको स्टैगर कर सकते हैं। हाँ। 10 लाख टन लगभग अगले महीने दे दें और 10 लाख टन 1-2 महीने बाद दे दिया। और अगर ये 10 लाख टन भी 2-3 महीने रुक के दें तो कोई दिक्कत? नहीं, जैसे अगर अक्टूबर के महीने में अगर 10 लाख टन दे सकते हैं और उसके बाद लगभग दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक में 10 लाख टन दिया जा सकता नहीं नहीं, मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि अगर जो जो 10 लाख टन आप अक्टूबर में देने की बात कर रहे हैं, अगर ये आपको दिसंबर जनवरी में मिलता है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा आप एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट मार्केट पे? ये मैं जानना चाहता हूँ। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक्सपोर्ट कोटा आपको देने में 2-3 महीने की भी देरी हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, या उससे कोई देखिए, दिक्कत नहीं आएगी, काम चल जाएगा? कि उसका इम्पैक्ट आ सकता है ना। देखिए, क्योंकि अगले क्रशिंग हमारा लगभग थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। नई चीनी हमारी आ जाएगी। ये जो हमारा सीजन है लगभग 50-52 लाख टन से हम क्लोज कर रहे हैं। तो बहुत चीनी होने की वजह से मार्केट में रेट जो है, डोमेस्टिक रेट काफी नीचे आ सकता है और मिलों को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। और दूसरा ये भी है कि परमिशन अगर अक्टूबर में मिल जाएगा, जैसे मैंने कहा कि रॉ शुगर का प्रोडक्शन की प्लानिंग भी लोग कर सकते हैं। और परमिशन होने के बाद जब भी इंटरनेशनल मार्केट कभी भी अलाउ करती है, तो ओके। इंडियन मिलर जो है वो इमीडिएटली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब सर, चूंकि एथेनॉल की बात हो रही है और एथेनॉल के लिए आप लोगों को बूस्ट मिला है, एथेनॉल पे दूसरी खबर ये है कि एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में गया था ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ। हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या ये वाकई ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें माइलेज कम हो जाता है, गाड़ियों के इंजन ख़राब हो जाते हैं। हालांकि इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्या टेक है आपका इस पर? देखिए, इस्मा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है कि उन्होंने जो इस पीआईएल को डिसमिस कर दिया और अब E20 योजना पहले की तरह आगे बढ़ेगी और देश को साफ सुथरा ईंधन मिलता रहेगा। किसानों को इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। लगभग 1,18,000 करोड़ किसानों को पेमेंट हुआ है। लगभग आपको पता है लगभग 1,36,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। तो इसमें जो 3 स्तंभ होते हैं ना, किसान, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, तीनों को मजबूती मिली है। और कम से कम ये है कि जो एक सोशल मीडिया में एक एक्टिविज्म जैसा चल रहा था और अननेसेसरी जो अफवाह और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा था, कम से कम अब वो बंद हो जाएगा और सरकार पूरी तरह से आगे बढ़ पाएगी। चाहे वो ब्लेंडिंग इंक्रीज करने की बात हो या फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल लॉन्च करने की बात हो, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है किसानों के लिए भी, चीनी उद्योग के लिए और पूरे देश के लिए। ओके, एक आखिरी सवाल सर, क्विक आंसर चाहूँगा आपका। इस महीने दशहरे की शुरुआत हो रही है, अगले महीने दिवाली है। त्योहारों पे सर चीनी के दाम कुछ घटने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, या इसी भाव पे रहने वाले हैं? देखिए, चीनी के दाम तो आप पिछले 10 दिन में देखेंगे थोड़ा घटा ही है। हाँ। तो और यहाँ से अगर बहुत ऊपर जाएगा भी तो एक्स मिल प्राइस 50-60 रुपए ऊपर जा सकता है, बट रिटेल प्राइस पर बहुत ज्यादा मूवमेंट होने की उम्मीद नहीं है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। प्राइसेस डोमेस्टिक रेट में फेस्टिवल के वक्त भी स्टेबल रहेगा। तो इस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चीनी कीमतों को लेकर चीनी की कीमतें स्थिर रहेंगी और बलानी जी कह रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है और 50 लाख टन चीनी का डाइवर्जन हो सकता है। 20 लाख टन एक्सपोर्ट की डिमांड इनकी अभी भी है। बहुत शुक्रिया आपका बलानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।